नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है पहले वाली कहानियाँ आप सबको पसंद आई होंगी और आपके रिस्पॉन्सेस से मुझे भी बहुत उत्साह मिलता है। इसीलिए मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं अलग-अलग तरह की कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँ। हमारा देश, प्रदेश सभी में बहुत सारी कहानियाँ हैं। अनेकों अनेक कहानियाँ, कथाएँ, लोक कथाएँ हैं। उसी में एक बहुत ही रोचक लोक कथा अरुणाचल प्रदेश की मुझे मिली, जिसका शीर्षक है ऑर्किड के फूल। ऑर्किड और ऑर्किड जैसे सुंदर फूलों के संबंध में लोगों में अनेक प्रकार के विश्वास और किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कोई कुछ कहता है किंवदंतियाँ मतलब कि कोई अपने मुंह से कोई बात कहता है किसी बारे में और कोई बात कहता है। हाँ, तो ऐसे ही एक कहानी है ऑर्किड के फूल। कहते हैं किसी समय एक बड़ा नेक और ईमानदार राजा राज्य करता था। उसके राज्य में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे भरे बगीचे, कल कल करती नदियां और सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, अतः उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का परिवार बहुत छोटा था, एक रानी और एक राजकुमारी। राजा की कोई बेटा नहीं था, अतः रानी और राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि ने राजा को सुझाव दिया कि वह दूसरा विवाह कर लें, किंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा रानी को बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर दूसरा विवाह करना नहीं चाहता था। राजा अपनी बेटी को भी किसी से कम नहीं समझता था और बहुत प्यार करता था। तो धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। राजा का जीवन बहुत सुखी था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजकुमारी भी अपनी माँ के समान सहृदय, कोमल और अद्वितीय सुंदरी थी। उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी थी। राजा के पास आसपास के राजाओं ने अपने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव भेजने आरंभ कर दिए थे, लेकिन राजकुमारी अभी विवाह की इच्छुक नहीं थी। अतः राजा ने किसी भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। राजकुमारी का महल बहुत सुंदर था। उसके महल के पीछे एक हरा भरा बगीचा था। इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, जिन पर बड़े स्वादिष्ट फल लगते थे। राजकुमारी प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ महल के पीछे बगीचे में आ जाती थी और तेज धूप निकलने से पहले तक यही रहती थी। तेज धूप होते ही वह महल में आ जाती थी। बगीचे में टहलना और खेलना राजकुमारी को बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी के महल के बगीचे में एक बावड़ी थी। आपको बावड़ी का मतलब तो मालूम ही होगा। बावड़ी यानी पानी की जगह। इसका पानी बहुत साफ और स्वादिष्ट था। महल के लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे। बगीचे में टहलते टहलते जब राजकुमारी थक जाती थी तो इसी बावड़ी की मुंडेर पर बैठकर आराम करती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के पीछे के बगीचे में टहल रही थी। उसके साथ उसकी दो सखियां भी थीं। अचानक राजकुमारी को लगा कि कहीं आसपास बहुत दुर्गंध आ रही है। उसने अपनी सखियों से दुर्गंध आने की बात कही और बावड़ी की मुंडेर पर आकर बैठ गई। मुंडेर पर बैठते ही राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी और देखते ही देखते वह अचेत हो गई। राजकुमारी के अचेत होते ही दोनों सखियां घबरा गई
उन्होंने किसी तरह राजकुमारी को संभाला और उसे उठाकर महल के भीतर ले गई। राजकुमारी की एक सेविका ने राजकुमारी के अचेत होने की खबर राजा को दी। राजा उसी समय दरबार में से लौटकर आए। उसे जैसे ही राजकुमारी की अचेत होने का समाचार मिला तो वह राजवैद्य को लेकर राजकुमारी के महल में गए। राजवैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया। उसकी समझ में बस इतना आया कि राजकुमारी की बेहोशी का कारण कोई दुर्गंध है। राजकुमारी की सखियों ने भी राजा के सामने राजवैद्य को बताया कि राजकुमारी ने अचेत होने से पहले दुर्गंध की शिकायत की थी। राजा ने ये बात मालूम होते ही अपने कई सैनिकों को बुलाया और उन्हें दुर्गंध का कारण मालूम करने के लिए राजकुमारी के बगीचे में भेजा। सैनिकों ने बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक एक सैनिक की दृष्टि मरे हुए एक मोटे तगड़े अध खाए चूहे पर पड़ी। इस चूहे से हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही थी। संभवतः रात को बिल्ली अथवा कोई पक्षी चूहा ले आया होगा और आधा खाकर राजकुमारी के बगीचे में छोड़ गया। सेवकों ने तुरंत जाकर राजा को खबर दी। राजा ने शहर के बाहर चूहे को जलाकर जमीन में गाड़ने का हुक्म दिया और राजकुमारी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगे। दोपहर हो चुकी थी और राजकुमारी अभी तक अचेत थी। धीरे धीरे एक सप्ताह हो गया। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। राजकुमारी को अभी तक होश नहीं आ रहा था। राजवैद्य उसे तरह तरह की औषधियां दे रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग बहुत दुखी थे और राजकुमारी के शीघ्र होश में आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह एक सप्ताह और बीत गया, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। कोई भी दवाई उसके ऊपर असर नहीं कर रही थी। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। 1 महीना हो गया। उसका सुंदर गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया था। आंखें धस गई थी। चारों ओर आंखों के कालीमा सी छा गई थी। राजा, रानी, राजवैद्य और उसके साथी वैद्य सभी हिम्मत हार चुके थे। अब सभी को केवल ईश्वर का सहारा रह गया था। एक विशाल कक्ष के मध्य पड़े पलंग पर राजकुमारी निर्जीव सी पड़ी थी। उसके पास रानी और राजा बैठे थे। राजकुमारी से कुछ दूर पर खड़े राजवैद्य, महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित आदि आपस में राजकुमारी की बीमारी के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक महामंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया। महामंत्री तुरंत अपने स्थान से उठा और राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, महान राजा महोदय, मेरे पास एक सुझाव है। अगर आप कहें तो आसपास के राज्यों में ये डुगी पिटवा दें कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे सोने की 1 लाख मोहरें पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को महामंत्री की बात पसंद आई। महामंत्री ने राजा की आज्ञा पाकर अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में ये डुग्गी पिटवा दी और पुरस्कार में आधे राज्य की घोषणा कर दी। अगले दिन से एक से बढ़कर एक अनुभवी वैद्य आने लगे, परंतु उससे भी राजकुमारी का इलाज नहीं हुआ। कम से कम कहते हैं 15 दिन निकल गए, फिर भी राजकुमारी उसी स्थिति में थी। प्रातःकाल का समय था। अचानक एक सेवक ने राजकुमारी के महल में प्रवेश किया और बताया कि एक परदेसी युवक आया है। उसका दावा है
कि वह राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजा को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने सैनिक को आदेश दिया कि वह पूरे सम्मान के साथ नवयुवक को ले आए। सैनिक ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नवयुवक को महल के भीतर लाया। राजा ने नवयुवक को देखा तो देखता ही रह गया। नवयुवक 20-22 वर्ष की आयु का था। वह राजकुमारों के समान सौम्य और सुंदर था। नवयुवक के चेहरे पर अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास था। राजा के साथ ही साथ राजा के आसपास के लोग भी नवयुवक को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नवयुवक ने सर्वप्रथम राजा और रानी का अभिवादन किया और इसके बाद उनसे पूरी बात बताने को कहा। राजा के स्थान पर राजकुमारी की सहेली ने नवयुवक को राजकुमारी के महल के बगीचे में घूमने और दुर्गंध आने से लेकर अचेत होने तक की कहानी फिर से दोहरा दी। नवयुवक पूरी बात ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद उसने राजकुमारी को बगीचे में ले चलने के लिए कहा। राजा ने नवयुवक से कुछ नहीं कहा। उसने राजकुमारी की सेवकाओं को आदेश दिया कि बगीचे में राजकुमारी के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और फिर राजकुमारी को बगीचे में पहुंचाया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और बगीचे में शानदार बिस्तर लगा दिया गया। इसके बाद 4 सेविकाओं ने राजकुमारी को उठाकर बगीचे में पहुंचा दिया। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर एक वृक्ष के नीचे लगवाया था और ऐसे बसंत के दिन थे। प्रातःकाल की हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे लगे बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उसके चारों ओर राजा, रानी और राज्य के अनेकों लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि अब नवयुवक के ऊपर थी। अचानक नवयुवक ने दोनों आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कुछ बुदबुदाने लगा। संभवतः वह ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक बांसुरी निकाली और बजाने लगा। बांसुरी की आवाज में दैवीय आनंद था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सभी खो गए। अचानक एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी जिस वृक्ष के नीचे लेटी थी वह सुगंधित फूलों से भर उठा और उसके फूल राजकुमारी पर गिरने लगे। अब नवयुवक बगीचे में घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा। वह बांसुरी बजाते हुए जिस वृक्ष के नीचे से गुजरता वह वृक्ष फूलों से लद जाता। इसी समय राजकुमारी को होश आ गया। वह उठकर बैठ गई और बगीचे में चारों ओर फैले हुए फूलों को आश्चर्य से देखने लगी। इसके पहले राजकुमारी अथवा किसी ने भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग खुश हो गए। वे राजकुमारी के हालचाल पूछने लगे और नवयुवक को कुछ देर के लिए भूल से गए। जब उन्हें नवयुवक की याद आई तो वह जा चुका था। राजा और उसके सेवकों ने नवयुवक को ढूंढने का बहुत प्रयास किया किंतु वह नहीं मिला। अगले दिन सभी ने देखा राज्य के सारे वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले थे और उनकी सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। कहते हैं यह नवयुवक प्रतिवर्ष बसंत में बांसुरी बजाता हुआ निकलता है और उसकी बांसुरी की आवाज से सभी वृक्ष फूलों से लद जाते हैं और चारों ओर महक और बहुत ही मन को मोहने वाली सुगंध फैल जाती है। कैसी लगी कहानी बताइए।